24 महीने पहले एक ऐसा देश जो बंगाल की खाड़ी में शांति बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक है, उसमें सत्ता पलट करवाया जाता है। अराजकता, लूटपाट, हत्या और भारत के खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है जहां लोकतंत्र की कोई जगह नहीं थी। फिर उस देश के उद्योग ठप कर दिए गए, व्यवसाय पर पूरी तरह से खत्म होने का खतरा मंडराने लगा। और बचा क्या? खुद को कानून से ऊपर समझने वाले और नोबेल प्राइज पाने वाला एक इकोनॉमिस्ट जिसने अपने लिए एडवाइजर की पोस्ट चुन ली। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या नई सरकार में चीजें बदल रही थी? और अगर बदल रही थी तो इसमें किसका क्या रोल था? अगर आप अभी तक नहीं समझे तो जी मैं बांग्लादेश की बात कर रही हूँ। देखिए, सत्ता पलट से लेकर आज तक हमने बांग्लादेश पर कई वीडियोस बनाए हैं। बांग्लादेश में सत्ता पलट कैसे हुई, कौन इसके पीछे था, वहाँ क्या हालात हैं, कैसे भारत के विरुद्ध में माहौल बनाया गया। लगभग हर विषय पर रेजिम चेंज से पैदा होने वाले कई ऐसे भी अंदेशे थे जो हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए थे, चाहे वो तारिक रहमान की जीत को लेकर हो या जमात के भारत विरोधी एजेंडे को लेकर। ऐसे सभी महत्वपूर्ण वीडियो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। पर आज हम बात करेंगे वर्तमान बांग्लादेश और उसके बदलते रुख की। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो हाल ही में यानी 1 अगस्त को भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गौर बांग्लादेश में थे। वो रोहिंग्या कैंप गए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से भी मिले और फिर बांग्लादेश से निकल गए। पर हमारी कहानी यहाँ नहीं शुरू होती। हमारी कहानी शुरू होती है मार्च 2026 से। मार्च 2026 में अमेरिका के वरिष्ठ राजनीतिकार और कूटनीतिज्ञ एस पॉल कपूर ढाका पहुंचे थे। पॉल कपूर कोई साधारण राजनयिक नहीं है, वो साउथ एशिया की सुरक्षा, एशियन कूटनीति और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर अमेरिका के सबसे सख्त विचारकों में गिने जाते हैं। जब कपूर ने ढाका में कदम रखा और तारिक रहमान से मुलाकात की तो उन्होंने वॉशिंगटन की एक नई कूटनीतिक बिसात बिछा दी। यहाँ एक बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट समझिए। इस्लामाबाद लगातार वॉशिंगटन के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका ईरान संकट में एक बहुत बड़ा मध्यस्थ बनकर उभरेगा। लेकिन 4 अगस्त यानी गौर के बांग्लादेश विजिट के ठीक 3 दिन बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका ने साफ कर दिया कि इस्लामाबाद केवल अपने आप को पोजीशन करने में लगा हुआ था, ना कि युद्ध रुकवाने में। पॉल कपूर के ढाका और फिर नेपाल 21 अप्रैल तक के दौरे का मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान नहीं बल्कि सीधे तौर पर चीन को घेरना था। कपूर ने इस जमीनी कूटनीति का उद्देश्य साफ था, भारत के साथ मिलकर बांग्लादेश और नेपाल दोनों को चीन के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के आर्थिक जाल से पूरी तरह बाहर खींचना। दरअसल कपूर ने मार्च अप्रैल में काठमांडू और ढाका में जो जमीन तैयार की उसी पर आगे कदम रखने के लिए 30 अप्रैल को काठमांडू में एंट्री होती है सर्जियो गौर की। लेकिन अमेरिका के इस अचानक बढ़े हुए उत्साह और दखल पर भारत की नजरें पूरी तरह टिकी हुई थी। नई दिल्ली जानती थी कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका का ये रुख भारत के अनुकूल तो है, लेकिन हमारे अपने ही पड़ोस में वॉशिंगटन की ये सक्रियता एक ऐसा दोधारी हथियार है जिस पर भारत को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। मार्च और अप्रैल के इस कूटनीतिक खेल के बाद कैलेंडर बदलता है मई 2026। 17 मई 2026 को सर्जियो गौर भारत आते हैं और कोलकाता में स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का दौरा करते हैं। ऊपर से देखने पर यह एक सामान्य शिष्टाचार यात्रा लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छुपा है FCRA फंडिंग, रोहिंग्या संकट और क्षेत्रीय डेमोग्राफी के बदलाव का वो कड़वा सच जिसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देता है।
भारत और बांग्लादेश की संवेदनशील सीमाओं पर जो लाखों रोहिंग्या शरणार्थी मौजूद हैं, उनके बीच पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा और मौन अभियान चलाया जा रहा है धर्मांतरण का। बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों को ईसाई बनाया जा रहा है। विदेशी एफसीआरए फंडिंग के दम पर चलने वाले ये संस्थाएं और मिशनरीज इन धर्मांतरित रोहिंग्याओं को भारत बांग्लादेश सीमा से लगे इलाकों में फिर से बसाने, उनके नए पहचान पत्र बनवाने और उन्हें सामाजिक संरक्षण देने का काम कर रही है। इस पूरे नेटवर्क का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक जीजस कॉरिडोर का निर्माण। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत के चिकन नेक से लेकर बांग्लादेश के चटगाम पहाड़ी इलाकों और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक एक ऐसा डेमोग्राफिक बेल्ट तैयार करना जो भविष्य में राजनीतिक और धार्मिक रूप से वॉशिंगटन और पश्चिमी एनजीओ नेटवर्क के प्रभाव में रहे। इसका सीधा असर पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश की चुनावी राजनीति और क्षेत्रीय लोकतंत्र पर पड़ना तय है। यानी अमेरिका की इस रणनीति का एक पहलू अगर चीन के नौसैनिक दबदबे को काटना है, तो इसका दूसरा पहलू भारत के पूर्वी सीमांत इलाकों की सुरक्षा के लिए एक बेहद गंभीर और साइलेंट खतरा तैयार करना है। इसके बाद आता है 1 अगस्त 2026। सर्जियो गौर कॉक्स बाजार के रोहिंग्या कैंप का मुआयना करते हैं, लेकिन कैंप्स के दौरे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे ढाका के कूटनीतिक गलियारों में एक गुप्त डील को अंतिम रूप दिया जा रहा था। पर्दे के पीछे एक बेहद राजनीतिक चेन काम कर रही थी। पॉल कपूर की विजिट, खलीलुर रहमान, तारिक रहमान, सर्जियो गौर और लोगों के साथ गौर की तमाम मुलाकातों के बाद तारिक रहमान सरकार के सामने एक 4 सूत्रीय राजनीतिक समझौता रखा गया। पहला, शेख हसीना की सुरक्षा और वोट बैंक। बांग्लादेश की भावी स्थिरता के लिए अगर पूर्वी पीएम शेख हसीना लौटती हैं तो उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी पार्टी आवामी लीग के पारंपरिक समर्थकों को राजनीतिक हिंसा से बचाना। दूसरा, चटगाम मातरबाड़ी से चीन की बेदखली। चटगाम और मातरबाड़ी बंदरगाह के आसपास चीन द्वारा किसी भी तरह का नेवल या मिलिट्री बेस स्थापित करने के प्रयासों को हमेशा के लिए बंद करना। तीसरा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की लिखित गारंटी देना। और चौथा, पैक्स सिलिका में प्रविष्टि। बांग्लादेश को अमेरिका और भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और सिलिकॉन सप्लाई चेन ब्लॉक यानी पैक्स सिलिका का हिस्सा बनाना, ताकि उसे चीनी तकनीक पर निर्भर ना रहना पड़े। अब सवाल ये है कि इसके बदले अमेरिका ने बांग्लादेश को क्या गारंटी दी? अमेरिका ने वादा किया कि वो तुरंत बांग्लादेश के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को घटाकर लेवल 2 पर लाएगा, जिससे विदेशी निवेश का रास्ता खुलेगा। इसके अलावा अमेरिकी संस्था DFC US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए बांग्लादेश की डगमगाती अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का वित्तीय पैकेज अनलॉक किया जाएगा। अब आप इसमें भारत की भूमिका समझिए। तारिक रहमान से मिलने से ठीक पहले गौर दिनेश त्रिवेदी से मिले, जो मुलाकात के ठीक बाद नई दिल्ली लौटे। ऐसे में ये कहना सही होगा कि भारत ने इस कदम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन चारों मुद्दों को देखकर तो यही लगता है कि ये नई दिल्ली में ही ड्राफ्ट किए गए हैं। लेकिन जब इतना बड़ा कूटनीतिक खेल खेला जा रहा है तो उसकी कीमत किसी न किसी को चुकानी पड़ेगी। और इस पूरी डील में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जमात इस्लामी और कट्टरपंथी ताकतों को। सर्जियो गौर और तारिक रहमान के बीच हुई मुलाकात के बाद गौर के लौटते ही ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन RAB ने एक विशेष सिक्योरिटी सर्कुलर जारी कर दिया। राजधानी ढाका में SWAT स्वैट बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स और RAB की भारी टुकड़ियों को स्पेशल चेक पॉइंट्स और ड्रोन सर्विलांस पर उतार दिया गया। कोई लॉकडाउन नहीं था, बल्कि ये एक हाई लेवल पुलिस ऑपरेशन था ताकि किसी भी तरह की अराजकता को रोका जा सके।
24 महीने पहले तख्ता पलट के दौरान जिस जमात इस्लामी ने अमेरिका और चीन दोनों के कंधों का इस्तेमाल करके भारत विरोधी माहौल बनाया था, वो आज खुद को पूरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जमात को अब समझ आ चुका है कि वॉशिंगटन ने बांग्लादेश में सत्ता चलाने के लिए तारिक रहमान और बीएनपी को चुना है, जबकि जमात के उग्रवादी और चीन समर्थित एजेंडे को दरकिनार कर दिया गया है। इसी बौखलाहट का नतीजा है कि ढाका में इस समय अंदरूनी गुटबाजी और उग्रवादी झड़पों का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ चीन से शह पाए इंसर्जेंट लिंक्स हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के कड़े संतुलन में फंसी तारिक रहमान सरकार। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के दो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बिंदु सेंट मार्टिन आइलैंड और मातरबाड़ी डीप सी पोर्ट अब वॉशिंगटन की बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम स्ट्रैटेजी का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। अमेरिका इन दोनों लोकेशंस का इस्तेमाल चीन के स्टिंग ऑफ पर्ल्स को न्यूट्रलाइज करने और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की ओर जाने वाले समुद्री रास्तों पर अपना दबदबा और सर्विलांस मजबूत करने के लिए कर रही है। अब यहाँ भी भारत को ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ये नहीं भूल सकते कि 2 साल पहले रेजिम चेंज ऑपरेशन कैसे किया गया था। ऐसे में चीन और अमेरिका को बैलेंस करते हुए चलना भारत के लिए बेहद ज़रूरी है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश या नेपाल पूरी तरह से किसी फॉरेन शक्ति के हाथ में चला जाए। अब जब नेपाल की बात कर ही ली है, तो इस पूरे टाइम फ्रेम में नेपाल को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि एस पॉल कपूर अप्रैल में नेपाल गए थे, जिसके बाद गौर नेपाल पहुंचे थे। लेकिन अमेरिका का ये हिमालयन पिवट उतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ा जितनी वॉशिंगटन ने उम्मीद की थी। नेपाल की राजनीति में इस पूरे टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा मोड़ था काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह का देश का नया प्रधानमंत्री बनना। सर्जियो गौर जब 30 अप्रैल को काठमांडू पहुंचे तो उन्होंने नए प्रधानमंत्री बालेन शाह से मुलाकात की कोशिश की, तो बालेन शाह ने मना कर दिया। बालेन शाह की नीति है वो केवल अपने स्तर वाले लोगों से ही मिलेंगे, यानी केवल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से। इस कूटनीतिक झगड़े के अलावा अमेरिका का ये हिमालयन पिवट तब और बुरी तरह फंस गया जब एवरेस्ट और तिब्बत सीमा के पास ड्रोन्स को लेकर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल विवाद छिड़ गया। दरअसल चीन ने पहले ही एवरेस्ट इलाकों में अपनी भारी भरकम कार्गो और सर्विलांस ड्रोन का सफल टेस्ट कर लिया था। जब सर्जियो गौर नेपाल में मौजूद थे तो उसी दौरान अमेरिकी पक्ष ने भी बेस कैंप के पास 5000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर अपने हाई टेक सर्विलांस ड्रोन्स को उड़ाने और टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन तिब्बत सीमा के इतने पास अमेरिकी ड्रोन की मैपिंग और इंटेलिजेंस क्षमताओं को देखकर बीजिंग और काठमांडू दोनों के सुरक्षा हमलों में हड़कंप मच गया। नेपाल की कमान संभाल रहे प्रधानमंत्री बालेन शाह किसी भी महाशक्ति की प्रॉक्सी वॉर में नेपाल को नहीं झोंकना चाहते थे। सुरक्षा चिंताओं और देश की संप्रभुता का हवाला देते हुए बालेन शाह सरकार ने गृह मंत्रालय ने बड़ा और साहसिक फैसला लिया। अमेरिका और चीन दोनों के सर्विलांस ड्रोन के ऑपरेशंस पर तुरंत बैन लगा दिया। तिब्बत के मुद्दे पर भी बालेन शाह ने कड़ा संतुलन बनाए रखा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नेपाल तिब्बत शरणार्थियों का मानवीय आधार पर सम्मान तो करता है, लेकिन वॉशिंगटन या पश्चिमी एनजीओज को अपनी जमीन का इस्तेमाल चीन विरोधी इंटेलिजेंस या प्रोपेगेंडा गतिविधियों के लिए नहीं करने देगा। बालेन शाह के इस स्वतंत्र और सख्त रुख ने वॉशिंगटन की हिमालयन राजनीति को पूरी तरह उलझा कर रख दिया है। लेकिन सर्जियो गौर इतनी आसानी से खाली हाथ लौटने वाले नहीं थे। जब प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सीधे मिलने से मना कर दिया तो अमेरिकी दूत ने काठमांडू में अपनी राजनीति तुरंत बदल दी। गौर ने काठमांडू में गठबंधन के अन्य प्रमुख नेताओं और विपक्षी हलकों से बैक टू बैक बैठकें शुरू कर दी। वॉशिंगटन का संदेश बिल्कुल साफ था, अगर सरकार का मुखिया दरवाजा बंद करेगा तो अमेरिका सत्ता के दूसरे शक्ति केंद्रों और विपक्षी ताकतों के जरिए अपना रास्ता बनाएगा। अब यहाँ भारत का सबसे बड़ा साइलेंट मूव समझिए।
नई दिल्ली इस पूरे घटनाक्रम पर केवल नजर नहीं रख रही थी, बल्कि पर्दे के पीछे से इसे कंट्रोल कर रही थी। भारत नहीं चाहता कि काठमांडू में अमेरिका की ये उतावली चीन को और ज्यादा आक्रामक कर दे, इसलिए भारत ने वॉशिंगटन को ये बखूबी समझा दिया कि नेपाल में किसी भी तरह का पावर गेम नई दिल्ली के रास्ते से होकर ही गुजरेगा। भारत ने बालन शाह के संप्रभुता वाले कड़े रुख का समर्थन भी किया ताकि चीनी सर्विलांस रुके, और साथ ही अमेरिकी दूत को ये एहसास भी करा दिया कि दक्षिण एशिया के इस हिस्से में भारत की असली एंकर पावर है। और यही वजह है कि हमें उस बिंदु पर वापस लौटना होगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। 24 महीने पहले ढाका की सड़कों पर हुआ तख्ता पलट। उस वक्त लगा था कि ये सिर्फ एक देश के भीतर भड़की अराजकता और सत्ता की भूख है, लेकिन आज तस्वीरें साफ है। चाहे वो ढाका के कूटनीतिक गलियारे हों या काठमांडू की हिमालय सीमाएं, ये पूरा क्षेत्र वैश्विक महाशक्तियों के लिए एक नया ग्रेट गेम बन चुका है। चीन यहाँ अपने अरबों डॉलर के कर्ज और बंदरगाहों के दम पर पैर जमाना चाहता है, और अमेरिका पैक्स सिलिका, DFC पैकेज और NGO नेटवर्क्स के जरिए अपनी शर्तें थोपना चाहता है। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की स्थिति सबसे अनोखी है। वॉशिंगटन और बीजिंग के लिए ये दक्षिण एशिया शायद उनके नक्शे पर एक राजनीतिक थिएटर हो सकता है जिसे वो दूर बैठकर ऑपरेट करते हैं, लेकिन भारत के लिए ये उसका अपना घर है। भारत ना तो यहाँ किसी को मोहरा बनाना चाहता है और ना ही किसी बाहरी शक्ति को अपने पड़ोस में कठपुतली सरकारें चलाने देना चाहता है। यही कारण है कि चाहे बैक चैनल डील के जरिए बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को बेअसर करना हो या नेपाल के संप्रभु फैसलों का समर्थन करना, नई दिल्ली का केवल एक ही लक्ष्य है, क्षेत्रीय स्थिरता। अंततः अमेरिका और चीन की नीतियां राष्ट्रपतियों और चुनाव के साथ बदल जाएंगी, लेकिन जब धुआं छटेगा तो ढाका से लेकर काठमांडू तक एक ही सच्चाई बचेगी कि संकट के समय में इस क्षेत्र का असली और स्थायी पड़ोसी केवल भारत ही रहेगा। इस पूरी जियोपॉलिटिकल यात्रा पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।